हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वाली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और सी टेट के अंदर ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे हमें। बीएड वाले स्टूडेंट जो भी अभी अपसेट होकर बैठे हुए हैं तो वो ऐसे ना बैठे, क्योंकि उनके लिए जूनियर का पेपर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जूनियर एडिट के जो फॉर्म आएंगे आगे चलकर, सी टेट का पेपर अगर आपने निकाल दिया, अच्छे मार्क्स ले आए उसके अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इसलिए जिनके पास एसएसटी है जूनियर के अंदर सी टेट में, तो इसीलिए वो स्पेशल इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? देखो, ये आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है साइड में, और इस वर्ल्ड मैप को अगर मैं एक ग्लोब के माध्यम से आपको दर्शाऊं तो ऐसे होगा। और इसके बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से होकर जाती है कर्क, एक इक्वेटर लाइन 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे अक्षांश रेखा भी हम लोग कहते हैं, भूमध्य अक्षांश रेखा। और इस लैटिट्यूड लाइन जो एक 0 डिग्री वाली लाइन से ऊपर हम लोग जाएंगे तो 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री हमारे नीचे दक्षिण में मकर रेखा होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से कौन सी लाइन होकर गुजरती है? तो क्या उनमें कर्क रेखा है ऊपर वाली, क्या एक बीच वाली 0 डिग्री लाइन है, क्या ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, क्योंकि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। जिस तरीके से भारत से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, लैटिट्यूडनल लाइन है, वो है कर्क रेखा, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है 0 डिग्री से, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ में जो है वो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां का सर्वाधिक विस्तार कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है या ट्रॉपिकल एरिया है, वो सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्टिनेंट में उसका विस्तार है, कौन से कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिकल जोन का एरिया सबसे ज़्यादा है? देखो, उष्णकटिबंधीय वो क्षेत्र होता है जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नीचे साउथ में। ठीक है, तो इसके बीच वाला जो जोन होता है ना, उसे हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं या फिर उष्णकटिबंधीय कहते हैं, जिसका मतलब होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है और तप्त ताप होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो इसका मतलब वहाँ पर मरुस्थल भी ज़्यादा हो सकता है कहीं जगह पर, और कहीं जगह पर बारिश का मौसम भी बहुत ज़्यादा बन सकता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर 0 डिग्री लाइन भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, तो वो कौन सा ऐसा महाद्वीप है? वही हमारा सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय एरिया में आएगा। तो वो है हमारा महाद्वीप जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये इसका आंसर सही चला जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, यहाँ पर ये बी लिखा हुआ है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका आंसर आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो भी इसका सही आंसर देंगे तो एक हम उसको हार्ट देंगे अपने चैनल की तरफ से। तो ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसके अंदर भी मैंने कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया था, और इसके अलावा जो मैं अपने कम्युनिटी में पोल डालता हूं तो उसके अंदर भी वो क्वेश्चन था कि विश्व के 7 महाद्वीप का घटता क्रम क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा नंबर पे कौन सा है, तीसरा पे कौन सा है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात की जाए तो वो होगा हमारा कि विक्रम संवत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हिस्ट्री से संबंधित है कि विक्रमी संवत या विक्रम संवत जिसे कहा जाता है, पांचाट कहते हैं हम लोग, तो उसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो उसका प्रारंभ क्या 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व आप लोग जानते हैं, इसे हम लोग बीसी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना जो है हमारी ईसा पूर्व कहलाती है। क्या 58 ईसा पूर्व में हुआ था? क्या यह 78 ईस्वी में हुआ था जो एडी जिसे हम लोग कहते हैं? क्या ये 57 ईसा पूर्व में हुआ था, 57 बीसी में हुआ था? क्या 73 बीसी में हुआ था, 73 ईसा पूर्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
सी ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि सुनो मेरी बात, 57 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ हुआ था और 2023 चल रहा है, तो 2023 ये और 57 पिछले वाले, तो इसको ऐड कर दो आप लोग, तो टोटल मिलाकर 2080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2080 हो जाएगा। इसलिए कौन सा विक्रमी संवत वर्तमान में चल रहा है, जिसे हम लोग हिंदू वर्ष भी कहते हैं, तो 2080वां विक्रमी संवत चल रहा है वर्तमान के अंदर। तो नंबर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है हमारा नाट्य शास्त्र। बहुत ही बढ़िया एक कल्चर से संबंधित प्रश्न है हमारा कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्य शास्त्र की रचना क्या वासुमित्र ने की थी, क्या अश्वघोष ने की थी, क्या भरत मुनि ने की थी, क्या वाल्यान ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। क्यों? क्योंकि भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें प्रश्न को, तो वो है मुद्रा राक्षस। बहुत ही बढ़िया, मैंने बोला ना आपको, बहुत अच्छे प्रश्न है आज की क्लास के अंदर। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मुद्रा राक्षस का लेखक जो था वो क्या विशाखदत्त था, कौटिल्य था, बाणभट्ट था या कण्व था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी और ये हमारी चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, मौर्य डायनेस्टी से संबंधित हमें जानकारी देती है पुस्तक मुद्रा राक्षस। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो सूर्य कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये करके क्वेश्चन है। तो क्या वो नरसिंह प्रथम ने कराया या कपिलेंद्र के द्वारा या पुरुषोत्तम के द्वारा या चौड़गंग के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नरसिंह प्रथम के द्वारा सूर्य कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि भगवान नटराज, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला स्थित है। भरतनाट्यम जो एक शास्त्रीय नृत्य है उसकी मुद्रा में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है भगवान जी का, तो भगवान नटराज उसे कहते हैं हम लोग। तो ये भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्या तिरुवणमेले में स्थित है, या फिर मदुरै के अंदर स्थित है, या फिर चिदम्बरम के अंदर है, या तंजौर के अंदर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का चिदम्बरम, जहाँ पर एक भगवान नटराज मंदिर स्थित है। और भगवान ये जो नटराज का स्टैचू है आज वो एक म्यूज़ियम के अंदर है नई दिल्ली के अंदर, जो चोल साम्राज्य के समय पर बनाया गया था। ओके, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा गया है। तो एक हमारे दिल्ली सल्तनत जब हमारे भारत में चला 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत रहा, जिसमें 5 वंश आए। पहला वंश था गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी वंश। तो लोधी वंश अंतिम वंश रहा है दिल्ली सल्तनत का, और इसी लोधी वंश के अंतिम शासक लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो इब्राहिम लोधी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। देखो ध्यान रखेंगे, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, उसके बाद सिकंदर लोधी रहे दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर थे इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर के द्वारा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करके अपना प्रयास या पराजित करने में अपना प्रयास किया था? देखो ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम साम्राज्य दिल्ली सल्तनत जो था उसके टाइम पर ऊपर उत्तरी हिस्से में ही, इस हिस्से पर ही जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रभाव था। लेकिन एक ऐसा शासक था जिसने मलिक काफूर की मदद से, मलिक काफूर जो जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, तो 1000 दिनारी की मदद से दक्षिण भारत पर अभियान करे और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। तो वो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्या नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, क्या वो अलाउद्दीन खिलजी था, क्या वो जलालुद्दीन फिरोज था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके सेनापति ही कौन था? मलिक काफूर रहा है, जिसके प्रयास से दक्षिण भारत में प्रयास किए गए
अपनी विजय प्राप्त करने के लिए। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया से संबंधित है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? देखो, 1857 की क्रांति हुई जिसमें भारत पराजित हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से जीत गई थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय देखो, ब्रिटेन की उस समय महारानी हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जिस दिन आया था उसी दिन भारत में एक क्राउन का शासन चल गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उसको मिंटो पार्क में पढ़ा गया था, इलाहाबाद के। तो यहाँ पर वो तारीख कौन सी है जिसमें भारत में ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण आ गया था, कंट्रोल हो गया था? तो क्या 1 नवंबर 1858 में है, 31 नवंबर 1857 में है, 6 जनवरी 1858 में है, या फिर 17 नवंबर 1859 में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नवंबर 1858 में यहाँ पर क्राउन का शासन इंडिया के अंदर चला था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो देखो, ओके, भूदान आंदोलन के बारे में पूछा गया है। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्या वो महात्मा गांधी जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, क्या विनोबा भावे के द्वारा, क्या राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। क्यों? क्योंकि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक या भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। बहुत ही देखो अच्छा खासा आंदोलन है। और देखो, जो भी ये प्रश्न आ रहे हैं तो इनकी थोड़ी सी डिटेल को आप लोग अपनी तरफ से, जो आपके सीटेट का प्रैक्टिस सेट है उससे भी पढ़ सकते हैं, जो आपको अपनी तरफ से थोड़ी सी सहायता मिलेगी पेपर के अंदर। जब आप लोग पढ़ोगे अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश करो सारी चीज़ पढ़ने की, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी, और अपनी तरफ से भी पढ़ते रहिए, तो सब उद्धार हो जाएगा, आपका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी किसकी? बंगाल में ना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में, और उसके प्रवर्तक पूछे गए हैं तो कौन थे? तो किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी बंगाल में 1784 में? तो क्या वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी? देखो, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर हुई थी, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय। क्या जेम्स मैकिन्टॉश ने की थी, या सर विलियम जॉन्स ने किया, जेम्स प्रिंसेप ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। सर विलियम जॉन्स के द्वारा क्या किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है भारतीय संविधान सभा। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाएं, फीमेल्स की संख्या कितनी थी? तो टोटल फीमेल्स कितनी थी संविधान सभा में? क्योंकि संविधान सभा का चुनाव 389 सीटों पर हुआ था, 389 सीट्स पर हुआ था। और ये जो सीटें थी इनमें से कितनी कांग्रेस के पास आई, कितनी मुस्लिम लीग के पास थी और कितनी अन्यों के पास थी, वो सारी डिटेल हम लोग अपने एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर हमने पढ़ा रखी है। तो ध्यान रखेंगे 389 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, और अब 389 सीटों में से कितनी सीटें महिला के पास थी, या कुल महिला कितनी थी संविधान सभा में? तो वो ही आंसर आपका लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है। 15 महिलाएं शामिल थी संविधान सभा के अंदर। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण, क्या पूरा पाषाण जो काल था उसमें उद्योग स्थल थे, क्या थे? देखो, ध्यान रखेंगे, जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, इंडस्ट्री इन द पैलियोलिथिक पीरियड वाज द प्लेस। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि क्या उद्योग स्थल रहे हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वे स्थान जहां भोजन एकत्र करते थे वो उद्योग क्षेत्र कहलाता था। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि वे स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे? क्या ऑप्शन नंबर सी है ये स्थान जहां जानवरों की खाल से कपड़े बनते थे वो? क्या ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है कि वे गुफाएं जहां चित्रकारी की जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट है, क्योंकि पाषाण काल में पत्थरों के ही औजार बनते थे, उन्हें और किसी का ज्ञान नहीं था उस टाइम तक। तो वे स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे वही पुरातात्विकों के अनुसार पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल हुआ करते थे। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल हैं जहां अग्नि के प्रमाण मिले हैं, जहां पर फायर के प्रमाण हमें मिले हैं?
तो क्या वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, क्या हड़प्पा कालीबंगा है, कालीबंगा लोथल है, क्या लोथल मोहनजोदड़ो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा और लोथल इज द राइट है, क्योंकि कालीबंगा के अंदर आपने कभी सुना होगा एक कांच की चूड़िया भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। ओके, तो और लोथल हमारा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये दो स्थल है हड़प्पा कालीन जहाँ पर अग्नि के प्रमाण मिले हैं, भट्टियाँ मिली हैं जहाँ पर अग्नि की। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है समुद्रगुप्त। बहुत बढ़िया, भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त के द्वारा निम्नलिखित में से किस या किन शासकों को पराजित किया गया था परंतु समर्पण करने की अनुमति दी गई थी? समर्पण कर, देखो पराजित कर दिया गया था और उन्हें कहा गया भाई हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सिर्फ समर्पण कर लो। ओके, और समर्पण किसने किया था? तो वो कौन से इसमें शासक थे? क्या आर्यव्रत के शासक रहे हैं, क्या दक्षिण पथ के शासक रहे हैं, क्या फिर गण संघों के शासक रहे हैं, क्या कुषाण और शक वंश के वंशज रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणापथ जो है, दक्षिण जो हमारा क्षेत्र था तो उसके शासक थे। दक्षिण में जैसे श्रीलंका था, श्रीलंका के राजा को भी पराजित किया था, और भी दक्षिण के अन्य जो राजा रहे हैं जो पानी के अंदर, जैसे हम बात करें, जैसे हम लोग जाते हैं अंडमान निकोबार साइड से सीधा का सीधा जो सुमात्रा पड़ता है द्वीप हमारा, उसके जो राजा वगैरह हुआ करते थे उन सबको पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने ये कहा जाता है कि अपने सेना के बल पर पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, ये कहा जाता है। ये कहा किसने था? जो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। हरिसेन किसके राज कवि थे? वो भी समुद्रगुप्त के ही राज कवि थे। और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो है कि महान ज्योतिर्विद मतलब जो एक अनुमान लगा देते हैं पूरे का पूरा, एक एस्ट्रोलॉजिकल जो भी है हमारे पूरे इंडिया के प्राचीन काल के बेहतरीन, जिन्होंने शून्य दशमलव की खोज कर ली, जिसने हमारा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में बता दिया था, जिन्होंने पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो कितने टाइम में लगाती है वो उसके बारे में बता दिया था, जिन्होंने पाई का मान दे दिया था। इतना कुछ आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो आर्यभट्ट किसके दरबार के सदस्य थे, किसके दरबार में रहते थे, ये करके प्रश्न है। क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर थे, क्या वो समुद्रगुप्त के टाइम पर थे, क्या कनिष्क के टाइम पर थे, क्या हर्षवर्धन के समय पर थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, जिन्हें सबसे महान शासक, पहला महान शासक कहा जाता है गुप्त डायनेस्टी का, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे तो इन्हीं के समय पर एक बड़े महारथन रहा करते थे, जिसे हम लोग नौ रत्न भी कहते हैं, जैसे घटपर्ण हो गया है ना, व्राहमीर हो गया और आर्यभट्ट इत्यादि, ये सारे के सारे वहीं पर ही थे, है ना। तो ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा कि किस राजवंश के शासक को दक्षिणापथ का भगवान भी कहा जाता है? मतलब दक्षिण के जो पथ हैं, दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण का साम्राज्य था, उनका भगवान कहा जाता है किस राजवंश के शासक को? तो क्या वो चोल वंश के शासक को कहा जाता है या फिर कहा जाता है वक्तक को? ये देखो वातक होगा यहाँ पर, ये थोड़ा गलत हो लिखा हुआ है, तो वातक जिसे कहते हैं। फिर सातवाहन है, क्या शक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है, सातवाहन वंश, जिसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे सिमुक, ठीक है, तो इस वंश को क्या कहा जाता है? दक्षिणापथ का भगवान भी कहा जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की तो वो है अशुभ घोष है यहाँ पर, ये ना। अशुभ घोष ने बुद्ध की जीवनी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? देखो ध्यान रखेंगे, अशुभ घोष कनिष्क के समय पर दरबार में या कनिष्क के दरबार में रहता था। कि बुद्ध की जीवनी जो है अशुभ घोष के द्वारा लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? तो बुद्ध चरित था। तो बुद्ध चरित की रचना उसने कौन सी भाषा में की थी? क्या वो पाली भाषा में की थी, क्या संस्कृत भाषा में की थी, क्या प्राकृत भाषा में की थी, क्या अपभ्रंश भाषा में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन संस्कृत भाषा है, बहुत
विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं ज़्यादातर वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म की जो राजभाषा हुआ करती थी वो पाली हुआ करती थी, और जैन धर्म की जो एक राजभाषा हुआ करती थी वो प्राकृत हुआ करती थी। लेकिन फिर भी कनिष्क के दरबार में जो अशोक घोष थे, इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई थी। वो क्यों की गई थी, किस लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, अफ्रीकी गुलामों का इस्तेमाल करने के लिए? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए उन्हें किनारा करना? तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा, ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई थी यूरोपीय कंपनी के द्वारा। जो भी स्थानीय व्यापारी हुआ करते थे, जैसे भारत के अपने खुद के स्थानीय व्यापारी हैं, तो उनके व्यापार पर रोक लगा दिए और उन्हें किनारा कर दिया। उन्हें या तो उन्होंने क्या दिया, उनको पैसा दे दिया, उन्हें पेंशन दे दी, या उनको कुछ व्यापार करने की अनुमति ना देकर उन्हें कुछ और लालच दे दिया, जिसकी वजह से उनका व्यापार रुक जाए और अपने आप खुद व्यापारी बन गए वो। तो ये इसका सही आंसर है, ब्लैक टाउन्स की स्थापना इसलिए की गई थी। नंबर नेक्स्ट लोग हम प्रश्न देखें। दीवान, छिप्पीगर और रंगरेज, ये हमारे 3 शब्द हैं। तो इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति, उनको कहा जाता था? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अधिकारियों को? या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि दक्षिण भारत के मंदिर अधिकारी को? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि अधिसूचित अपराध जनजातियों को? तो इसके सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। क्यों? क्योंकि वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल जो लोग हुआ करते थे उन्हीं को दीवान, छिप्पीगर और रंगरेज कहा जाता था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। तो इसका क्या उद्देश्य था, या क्यों किया गया था, या किस लिए किया गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारतीयों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने की अनुमति देने के लिए। देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो भारत के प्रचार जो समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी, उन पर रोक लगा दिया गया था। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि भारत में समाचार पत्र पत्रिकाएं छापने के लिए यूरोपियों को अनुमति देने के लिए। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ब्रिटिश सरकार के आलोचक को खामोश करने के लिए। जी हाँ, राइट है, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि ब्रिटिश सरकार के जो आलोचक हुआ करते थे, जो उसको क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश को, या फिर ब्रिटेन के जो न्यूज़ थे, ब्रिटेन की पत्रिकाएं थी, उनके आलोचना किया करते थे, तो उनका मुंह बंद कर दिया गया था। और उनका मुंह बंद कब करेंगे? क्योंकि वो भारत में जो छप रहे कुछ पत्र हुआ करते थे, उन पर रोक लगा दी गई थी। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का मेन उद्देश्य। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, क्यों? क्या इसका मेन उद्देश्य रहा है? 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मुस्लिम लीग आंदोलन का विरोध करने के लिए? देखो, थोड़ी सी मैं इसके डिटेल में जाऊं तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ और 1918 तक चला था। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि जो तुर्की के खलीफा थे, पहले की बात तो ये है कि जो तुर्की था वो ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ओटोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था ब्रिटेन और फ्रांस के जो सैनिक थे उनके द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और इसीलिए तुर्की के जो बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे, मुसलमानों के बड़े सरदार हुआ करते थे, खलीफा जिसे कहते थे, तो खलीफा के पद को समाप्त करना चाह रहे थे अंग्रेज, और उसका बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो गया था। इसीलिए भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने प्रतिरोध किया, विरोध किया भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों का। तो इसीलिए यहाँ पर इस विरोध में महात्मा गांधी भी उतर आए, और महात्मा गांधी ने भी साथ दिया मुसलमानों का उस टाइम पर। तो खिलाफत आंदोलन एक जो था वो महात्मा गांधी के
संरक्षण में रहकर शुरू हो गया। तो ये जो महात्मा गांधी के संरक्षण में शुरू हुआ था तो किसको लेकर था कि तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट चला जाएगा यहाँ पर। तो नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वो है दक्षिण गंगोत्री क्या है, व्हाट इज़ द दक्षिण गंगोत्री। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दक्षिणी भारत में कावेरी नदी का उद्गम जहाँ से होता है वो, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा का मिलन स्थान, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अंटार्कटिका में भारत के द्वारा स्थापित शोध संस्थान रिसर्च सेंटर, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी का उद्गम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट है कि जो अंटार्कटिका के अंदर उत्तरी अंटार्कटिका जो है तो उत्तरी अंटार्कटिका के अंदर एक भारत का रिसर्च सेंटर है जिसे गंगोत्री कहा जाता है, दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की वो है कि जनसंख्या पिरामिड संकेत कौन सा जनसंख्या पिरामिड संकेत करता है, मतलब जनसंख्या का जो पिरामिड है वो किसको इंडिकेट करता है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आयु लिंग तथा जनसंख्या का संगठन को, क्या जनसंख्या के घनत्व को, क्या जनसंख्या के वितरण को, क्या जनसंख्या के या हमारा है जन्म मृत्यु दर का अनुपात को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो पिरामिड है ये आयु को लिंग को, मतलब एज वाले कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने कौन से सेक्स फीमेल मेल हैं बच्चे हैं, जनसंख्या के संगठन को, इन सबको जो इंडिकेट करता है वो हमारा जनसंख्या का पिरामिड। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की कावेरी नदी विवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। कावेरी नदी डिस्प्यूट जो है वो किन दो राज्यों के बीच में है, तो क्या वो आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बीच में, क्या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में, क्या केरल कर्नाटक के बीच में, क्या फिर तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है कावेरी नदी, कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद ये कर्नाटक से के बाद सीधा तमिलनाडु में जाती है और तमिलनाडु से बाद ये सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसीलिए जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो सीमा को लेकर विवाद है, इसकी नदी की सीमा को लेकर विवाद है, तो वो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तो ये ध्यान रखेंगे कावेरी नदी डिस्प्यूट किन के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा में। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की तो वो है विज्ञापन किसको बढ़ाता है या बढ़ावा देता है। ये हमारे CTET के अंदर जो विज्ञापन वाला एक टॉपिक दिया गया है सिलेबस में जूनियर के, तो उसमें से संबंधित ये प्रश्न है। तो विज्ञापन किसको बढ़ावा देता है, क्या सामाजिक समानता को देता है, क्या सामाजिक असमानता को देता है, क्या सामाजिक न्याय को देता है या केवल उपयोगिता को देता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट है, सामाजिक असमानता। देखो विज्ञापन जो होते हैं ना, विज्ञापन कोई बड़े लोग ने पैसा दिया तो विज्ञापन छप गया, उनका नाम प्रचार प्रसार हो गया, उनका एडवर्टाइज हो गया। लेकिन अगर कोई और दूसरे व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो विज्ञापन होते हैं वो सामाजिक असमानता को बढ़ाते हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की तो वो है कि एक शिक्षक के सामने यह तर्क आता है कि लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है, उन्हें किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मतलब एक शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिस समय उनके सामने यह तर्क आता है कि लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है तो आप उसमें क्या प्रतिक्रिया करोगे एक शिक्षक के नाते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि इस तर्क के अलोकतांत्रिक विचारों को उठाने वाले विद्यार्थियों को गुड़काना मतलब उनको धमका देना, उनको बिठा देना। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2 है कि उन्हें बताना कि इतनी जल्दी से कोई भी मूल्य भारत निर्णय न करे, ये भारत है यहाँ पर, तो उन्हें बताना कि इतनी जल्दी से कोई भी मूल्य भारत निर्णय न करे। ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 है हमारा कि उन्हें बताना कि कोई अन्य व्यवहारिक विकल्प नहीं है
तो इसलिए हमें लोकतांत्रिक रखना ही पड़ेगा। तो ये भी हमारा कोई गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो रहा है, फर्स्ट भी गलत हो रहा है, तो फोर्थ इसमें बिल्कुल सही चला जाएगा। इस तर्क को न तो खारिज करें और न ही सहमत दें, बल्कि संवैधानिक की भावना की तरह उसे पुनः निर्देशित करें। देखो ध्यान रखेंगे, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया उसके माध्यम से जो लिखा हुआ है संविधान के अंदर, या फिर जो भी संवैधानिक लोग बैठे हुए हैं सरकार में, जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा है, वो तय करेंगी क्या सही है क्या गलत है। हम लोग होते कौन है इस चीज़ को तय करने वाले? तो शिक्षक एक छोटा शिक्षक है, उस लेवल का नहीं है जो ये कह दे कि भाई डेमोक्रेसी हमारी लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है। तो उस पर ऐसा तो है नहीं कि अपनी प्रतिक्रिया कुछ हाँ में दे कुछ ना में दे। तो इसीलिए उसे बहुत सोच समझकर इसका आंसर देना होगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि कभी कभी इतिहासकारों और पुरातात्विकों की तुलना जासूसों से की जाती है। मतलब समटाइम हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर कंपेयर स्पाइसेस और यूज्ड बिकॉज, क्यों उनकी तुलना इनसे की जाती है? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये अतीत के गोपनीयता अभियानों के बारे में लिखते हैं। क्या ये अतीत के खजानों खोजने में गोपनीयता एजेंट के रूप में कार्य करते हैं? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ये अतीत के बारे में जांच पड़ताल करने के दौरान विभिन्न स्रोतों के संकेत लेते हैं? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ये स्वयं को जासूस की तरह छपा रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सही इसका हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल सही है कि अतीत के बारे में जांच पड़ताल, एक पहले हमारे जो एक भूतकाल है ना, तो उसके बारे में, एक पहले के काल के बारे में जांच पड़ताल करने के दौरान विभिन्न स्रोतों से संकेत लेते हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत, कॉन्टिन्यूअस और व्यापक, व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, और मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, CCE से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशल हमारे जूनियर SST के पेपर में। तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस C है, एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव C है, और एक मूल्यांकन इवैल्यूएशन है E। तो ये CCE से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर जाएगा कि आसान और रटकर अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रभावी चिंतन सोच के लिए कोई रास्ता न देना, बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना, या फिर केवल मूल्यांकन के लिए सहशिक्षण पहलुओं पर बल देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना, जब हम लोग सतत कॉन्टिन्यूसली तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो एक तो ये हो गया। व्यापक मतलब व्यापक तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करके समझाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो वो हो गया। फिर मूल्यांकन इवैल्यूएशन हमारा हो गया। तो इवैल्यूएशन करना होता है क्योंकि उससे हमें बच्चों के बारे में और अपने पढ़ाने के तरीकों के बारे में सब जानकारी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान CCE मतलब हमारा जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन करा है, एक तो कॉन्टिन्यूसली, एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव और एक इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करने में निम्नलिखित में से किस प्रकार मदद करता है? हमारा जो CCE है वो किस प्रकार से मदद करता है मूल्यांकन करने में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बच्चों की प्रगति के रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावी रूप से रखने के लिए शिक्षकों को सक्षम में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि स्मरणशीलता तकनीकी को बढ़ावा दे सकता है या देकर, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में विभिन्न विषयों के एकीकरण से फरेज करके, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है शिक्षकों को सबसे आसान तरीके से पाठ योजना बनाने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इज द ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा कि बच्चे की प्रगति के रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावी रूप से रखने के लिए शिक्षकों को समक्ष करके ये हमारा मदद करता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस सदन में अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग होती है? देखो भाई, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कौन से सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं,
उसकी उम्र या उसकी एज जो होती है उसके सदस्यों से ज़्यादा होती है या डिफरेंट होती है। तो लोकसभा की होती है क्या, राज्यसभा की होती है क्या, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है क्या, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की होती है क्या। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा, देखो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो तो 25 साल उनकी उम्र होती है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तो उनकी भी 25 साल होती है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र जो होती है निम्नतम सदस्य बनने की वो 30 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति की निम्नतम आयु 35 वर्ष होती है। तो राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष में की निम्नतम आयु होती है, और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी निम्नतम आयु 35 वर्ष होती है। तो ये डिफरेंट है दोनों में, तो ये आंसर चला जाएगा राज्यसभा इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि कक्षा 6 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक के सभी अध्याय अनन्य जिसे कहते हैं, अन्यत्र भी जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग मतलब विभिन्न जगह, अलग अलग जगह, ठीक है ना, कहीं भी, ठीक है जी। तो एल्सवेयर शीर्षक के समाप्त होते हैं या शीर्षक समाप्त होते हैं, इनमें से निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि यह देखा गया है कि कक्षा 6 में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के सभी अध्याय के या अध्याय जो होते हैं वो कहीं भी, इतिहास में ना एक शब्द लिखा रहता है कहीं भी, है ना, शीर्षक से समाप्त होते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा जो ऑप्शन दिया गया है। तो अन्य विषयों से संबंधित जानकारी के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि पाठ्य पुस्तक के अगले अध्याय के बारे में जानकारी देने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बाहर के वातावरण में इसी अवधारणा को जानने का अवसर मिल जाए उस वजह से। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि एक ही समय में दुनिया के अन्य भागों की में घटी घटनाओं की जानकारी देने के लिए। तो कहीं भी शब्द का प्रयोग जो किया जाता है इतिहास की पुस्तकों में 6 से 6ठी क्लास के बच्चों के लिए, तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एक ही समय में दुनिया के सभी अन्य भागों में घटी घटनाओं की जानकारी उनको मिल सके। तो ये इसका सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो एक ही समय में दुनिया के अन्य भागों में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण परियोजना कार्य विकास नहीं होता है। परियोजना कार्य विकास नहीं होता है किसके कारण, क्या गतिशील के कारण या गतिशीलता के कारण या अभिव्यक्ति के कारण या फिर वह अवलोकन के कारण या अहंकार के कारण। तो अहंकार इसका बिल्कुल सही चला जाएगा आंसर भाई, क्योंकि अहंकार के कारण जो होता है हमारा वो परियोजना कार्य का विकास नहीं हो पाएगा। नहीं तो गतिशीलता भी जरूरी है, अभिव्यक्ति की भी जरूरी है, इसके अलावा अवलोकन का कारण भी जरूरी है। नंबर नेक्स्ट है, छात्रों को पैटर्न देखने और उसके साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करके किस गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है या बढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या ज्ञान को बढ़ाया जाता है, स्वतंत्रता को बढ़ाया जाता है, अनुकूलनशीलता को बढ़ाया जाता है या विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जाता है। तो जिस समय पैटर्न वाले क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं या फिर कोई ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उससे विवेचनात्मक चिंतन जिसे कह सकते हैं, एक हमें सोचने और समझने वाली जो हमारी सोच होती है उसको बढ़ावा मिलता है ना, विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो हमारी एसएसटी की करिकुलम की प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न घटकों के लिए असमान शिक्षण के समय और अंक आवंटित करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि लेखक की पसंद के अनुसार विभिन्न मुद्दों और विषयों को वितरण करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि किसी भी अनजाने लिंग या सामाजिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि प्रत्येक अध्याय के बाद तकनीकी पदों की शब्दावली और पुस्तकों के अंत में एक सूचकांक देना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय के बाद में ना तो जो हमारी इस अध्याय के अंदर टेक्निकल वर्ड आए थे या तकनीकी जो शब्द थे या पद थे तो उनको ना बाद में उन्होंने पुस्तकों के अंत में दिखाया और एक सूचकांक दिया, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है।
जिससे बच्चों को तकनीकी शब्द जो होते हैं वो समझ जाएंगे, वो बाद में जब जो दिखा देते हैं लास्ट के पेज पे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, वो है हमारा कि उच्च प्राथमिक कक्षा, है ना, उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के छात्र में निम्नलिखित में से किसको कौशल विकसित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब किसको स्किल डेवलप किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि तुलना करने और अनुभवों के विपरीत कार्य करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सेकेंड है तथ्यों के कारण से अधिक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, या फिर दृश्य सामग्री की व्याख्या करने में की क्षमता, या फिर विवेचनात्मक चिंतन। देखो विवेचनात्मक चिंतन भी इसका सही आंसर है, दृश्य सामग्री की व्याख्या करने की क्षमता भी इसका सही आंसर है, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तुलना करने और अनुभवों के विपरीत कार्य करने की क्षमता भी हमारा सही है, लेकिन तथ्यों पर कारण से अधिक ध्यान केंद्रित करना ये इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि तथ्यों पर कारण से ज़्यादा ध्यान देना, जो फैक्ट्स होते हैं ना उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, केंद्रित किया जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जीवन के विकास के बारे में जानने के लिए भ्रमण करना चाहिए। मतलब जब हम लोग विकास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें कहाँ पर भ्रमण करना चाहिए, क्या वो राष्ट्रीय उद्यानों में करना चाहिए, क्या वो हमारा जीव मंडल या बायोस्फीयर में करना चाहिए, या प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालयों में करना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालयों में किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय जो म्यूजियम होते हैं हमारे, उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, और जानकारी लेने के लिए विकास या फिर जीवन के विकास के बारे में जानने के लिए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा सुझाव जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में शिक्षक के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या वो साप्ताहिक आधार पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, क्या बच्चों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को अलग अलग ग्रेडिंग देकर, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अधिगम अपनी प्रगति के बारे में जानने के लिए विद्यार्थियों में आत्म जागरूकता का विकास करना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है मुख्य रूप से रिकॉर्ड रखने की गतिविधि के रूप में मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जाएगा, वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में एक बात बोल दी गई है कि आत्म जागरूकता का विकास करना, और बच्चे के अंदर जब आत्म जागरूकता का सेल्फ अवेयरनेस का विकास किया जाता है तो ये बिल्कुल सही चला जाएगा आंसर। तो अधिगम में अपनी प्रगति के बारे में जानने के लिए विद्यार्थियों में आत्म जागरूकता का विकास करना इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय साम्राज्य था। तो इंडिया का ऐसा कौन सा एम्पायर था, कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसने व्यापक बहुत ही बड़े स्तर पर सोने के सिक्के जारी किए थे। तो वो आंसर चला जाएगा कुषाण वंश। देखो सातवाहन वंश जो थे, इन्होंने एक पीतल के सिक्के जारी किए थे, है ना, कभी सुना हमने। ठीक है, इसके अलावा पहली बार सोने के सिक्के जारी करने वाले जो साम्राज्य कहा जाता है वो मौर्य साम्राज्य के अंदर भी किए गए थे, लेकिन कुषाण वंश ने एक सबसे ज़्यादा एक बड़े स्तर पर सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कुषाण डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र का भ्रमण के मुख्य रूप से मदद मिलती है। मतलब एसएसटी के शिक्षण में क्षेत्र का जब भ्रमण करते हैं तो कौन सी जगह पर या किस वजह से हमें मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि नीरस मतलब एक हम कह सकते हैं बिना रस वाला, है ना, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन कराने में, या ऑप्शन नंबर सेकेंड है हमारा कि शिक्षक के लिए विषयों को पढ़ाने के लिए आसान बनाने में, या ऑप्शन नंबर सेकेंड है संस्कृतियों का पहला अनुभव प्रदान करने में, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि विभिन्न शासकों के काम की तुलना करने में। तो उसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे एसएसटी के अंदर क्षेत्र का भ्रमण करते अलग अलग राज्यों में जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति को जानेंगे, तो यहाँ संस्कृतियों का पहला अनुभव प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान
प्रश्न उत्तर तकनीकी महत्वपूर्ण उपयोगी है जिसमें किया जाता है, या उत्तर जो प्रश्न उत्तर तकनीकी का महत्वपूर्ण उपयोग होता है जिसमें किया जाता है क्या, तो क्या किया जाएगा, अनुमान पर आधारित कार्य को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कक्षा को परेशान करने में, छात्रों को उलझाना। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कि पहले छात्रों को भ्रमित कर देना, फिर उसके बाद में अवधारणा को स्पष्ट करना, कि पहले भ्रमित कर दिया जाता है फिर उसके बाद उसे समझाया जाता है और टीचर अपने आप को फिर बहुत कुछ समझने लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या फोर्थ है कि छात्रों के द्वारा उत्तर की उत्पत्ति और उनकी सीमाओं के विषय में जानकारी देना। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर की उत्पत्ति, एक आंसर की उत्पत्ति कैसे हुई है या उनकी सीमाओं के विषय में कहाँ तक वो उत्तर दे पा रहे हैं, कहाँ नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इसको जानना या इसको जानकारी देना, तो इसका सही आंसर चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लो कि निम्नलिखित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उत्तर जो प्रश्न उत्तर तकनीक है होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बता दिया आपको ऑप्शन नंबर 4 में छात्रों के द्वारा उत्तर की उत्पत्ति और सीमा के विषय में जानकारी देना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इग्नियस रॉक के बारे में। चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती हैं, एक तो इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है अवसादी, और इसके अलावा थर्ड नंबर की होती है कायांतित, जिसे मेटामॉर्फिक हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया कि आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडे होने और संपीड़न से बनते हैं। जी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती है। जी भी ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि आग्नेय चट्टानों की संरचना गैर क्रिस्टलीय होती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का एक प्रकार होता है। जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है कि आग्नेय चट्टानों की संरचना गैर क्रिस्टलीय होती है, लेकिन आग्नेय चट्टानें जो होती है ना वो क्रिस्टलीय होती है, चमकीली, क्रिस्टलीय, कठोर। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका गलत हो जाएगा और 3 आंसर इसके सही हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? देखो, राष्ट्रीय आपातकाल होता है नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी इंडिया में जो लगती है वो 352 आर्टिकल, जो हमारा 352वां अनुच्छेद है ना, 352वें अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात घोषणा लगती है। और कौन लगाता है? वो लगाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश या किसकी एक रिकमेंड पर, किसकी सिफारिश पर ये आपातकाल लगता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से, या फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों से, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर? तो आंसर इसका चला जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जब एक सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, तब जाकर क्या होता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो इसकी पहली अध्यक्ष पूछी गई है, कौन बनी थी? क्या वो सरला देवी चौधरानी थी? क्या रमाबाई थी? क्या एनी बेसेंट थी? क्या वो डोरोथी जिनराज डासो थी? देखो, 1917 के आसपास में ना इसकी स्थापना हुई थी भारतीय महिला संघ की। तो इसकी अध्यक्ष जो बनी थी ना सबसे पहली, वो थी आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डोरोथी जिनराज डासा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, किसके सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदल गई थी? तो क्या वो दादा भाई नौरोजी, क्या वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या एनी बेसेंट, क्या वो जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, दादा भाई नौरोजी ने ना 1885 में, कब? 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था। तो तब से इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्तित्व में आई, या फिर पार्टी बहुत उभर कर आई। और इसकी पहली समिट भी जो थी ना वो 1885 में हुई थी मुंबई के अंदर, गोकुल ताज देशपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर। और इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में, तो वो थे WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो थे A.O. ह्यूम। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से अलग विकल्प चुनिएगा। अलग बिल्कुल डिफरेंट कौन सा है? तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न, ठीक है, तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न सही है।
मुक्त अंत वाले प्रश्न, जब तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न होंगे तो मुक्त अंत वाले प्रश्न भी होंगे, ओपन एंडेड। फिर जांच सवाल होंगे, जांच करने वाले सवाल भी होंगे वो, या फिर देखो अलग अलग सवाल होंगे, ये सारे के सारे अलग अलग सवाल होंगे। क्या इनमें डिफरेंट है? तो डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अलग अलग सवाल, अलग अलग सवाल की ही बात क्यों आ रही है? क्योंकि तिथि वाले प्रश्न जो होंगे हमारे, वो जो होंगे वो मुक्त अंत वाले होंगे और वो जांच पड़ताल करने वाले, तो ये तीनों के तीनों मेल खाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्कूल, घर, समुदाय तथा अधिगम के बीच खाई का कारण बन रही है या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए सुराग और सूत्रों का उपयोग। नंबर सेकेंड है नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के सभी अध्याय के अंत में उपस्थित होना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भूगोल पाठ्य पुस्तकों में पृथ्वी तथा वहाँ की घटनाओं का अध्ययन करना। तो क्या इसका सही आंसर जाएगा, मतलब कौन सा अधिगम के बीच में खाई बन रहा है, स्कूल, घर और समुदाय? तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये बिल्कुल गलत आंसर है, या खाई बन रहा है। क्यों? क्योंकि नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति जो है ना, नागरिक शास्त्र एक प्रकार का सिविक्स है, सिविक्स मतलब हमारे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स हमारी राजनीति है। तो यहाँ स्कूल, घर और समुदाय जो है हमारा, तो ये तो एक सामाजिक तरीके से चल रहा है। जैसे स्कूल में एक व्यवहारिक तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है, घर में भी दिया जा रहा है, समुदाय में भी दिया जा रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ना, जिसके अंदर लोकतंत्र के बारे में बताना, उसके मुद्दों को बताना कि किस तरीके से राजनीति उभर रही है, किस तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से लोगों समाज को बांटा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारी सामाजिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति है। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में से कौन सबसे सटीक जो अलग अलग रूपों में जो है ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो देखो यहाँ पर अलग अलग रूपों में ताज़ा पानी, जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, समुद्र है, महासागर है, खारा पानी भी है, ताज़ा पानी भी है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ ग्राफ होते हैं, जब मैप होते हैं ना, मैप के नीचे कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं। ऐसे ग्राफ में कोई ताज़ा पानी इतने % जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर, ये हमारा कोई खारा पानी इतने ऊपर जा रहा है, ये इसका ग्राफ अलग हो जाएगा। तो जब ग्राफ वाली चीज़ें आती हैं तो वो वेन आरेख या वेन डायग्राम के माध्यम से समझाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तो आपका सही आंसर जो चला जाएगा वेन आरेख चला जाएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम परियोजना का लाभकारी तत्व है? कौन सा लाभकारी तत्व है हमारा करिकुलम परियोजना का? सामाजिक और संचार कौशलों में वृद्धि, अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल, आत्मसम्मान या आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पर पाठ्यक्रम परियोजना का लाभकारी तत्व जो है वो तो सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि करना ये भी है, अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल करना ये भी सही है, आत्मसम्मान को बढ़ाना देना ये भी सही है, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा कि खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से किसने बनवाया था? तो देखो कंदारिया मंदिर खजुराहो में स्थित है और खजुराहो में भगवान शिव जी को समर्पित है हमारा कंदारिया मंदिर। और ये जो मंदिर था वो बनवाया गया था किसके द्वारा? वो है धनक देवा के द्वारा। धनक देवा कौन थे? चंदेल शासक हुआ करते थे। और 1999 में ना ये मंदिर बन के तैयार हुआ था, या फिर इसका निर्माण कार्य कराया गया था। तो ध्यान रखेंगे धनक देवा चंदेल शासक से, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो देशांतर क्या है या क्या चीज़ होती है? तो देशांतर पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी है, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमें और चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से जो लाइनें होती है, और ये वाली लाइनें हमारी देशांतर रेखा होती हैं। तो ये एक एंगल भी बनाती है, डिग्री भी बनाती है। तो ध्यान रखेंगे ते उत्तर और दक्षिण में से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी होती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, सरकार की
स्थितियों के केवल कुछ ही लोगों या समाज के पास होती है। मतलब कहा जा रहा है कि सरकार की शक्तियाँ केवल कुछ ही लोगों के पास या समाज के पास होती है, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? क्या वो अराजकतावादी है, क्या कुलीन तंत्र है, या फिर राजशाही है, क्या सत्तावादी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कुलीन तंत्र, कुलीन मतलब कुल, जो परिवारवाद जिसे कहते हैं, परिवारवाद का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि सरकार की शक्तियाँ जो है कुछ ही लोगों में, परिवार के अंदर 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वो क्या है कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं या 3 लोग हैं, केवल इन लोगों के पास ही क्या है, पूरी की पूरी सरकार की शक्ति है, तो इसलिए इन्हें कुलीन तंत्र कहा जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा लोहा और कार्बन तथा अन्य लोह मिश्र धातु को मिलाने से उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, तब यह निम्न में से किस चीज़ में बदल जाती है? मतलब वो कौन सी चीज़ होती है जिसमें से लोहे को और कार्बन अन्य लोहे मिश्र धातु को मिला दिया जाता है तो उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, तो वो बन जाती है फिर क्या? तांबा, चांदी, जस्ता या इस्पात, स्टील बन जाएगी वो, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। इस्पात जिसे कहते हैं वो स्टील होता है, स्टील बन जाती है हमारी जब उसमें लोहा बन जाता है, कार्बन या फिर अन्य कुछ लोह तत्व मिल जाते हैं तो। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं है? मतलब लोकतंत्र जो है हमारा है या नहीं है, उसको सुनिश्चित करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है? भाई नागरिकों के बीच समानता होनी चाहिए, तो सही है, अस्तित्व होना चाहिए सबके, है ना। उसके बाद बहुमत के शासन या फिर मुक्त चुनाव होना चाहिए। देखो मुक्त चुनाव भी होना चाहिए, नागरिकों के बीच समानता भी होनी चाहिए, अस्तित्व भी होना चाहिए सभी लोगों का, लेकिन बहुमत का के शासन जो है ना, मुक्त चुनाव, बहुमत के शासन की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे, भारतीय संविधान की मसौदा ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग मतलब मसौदा समिति, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है, ऑप्शन नंबर इज द सही चला जाएगा सेकंड नंबर पे। क्यों? क्योंकि ध्यान रखेंगे राजगोपालाचारी नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मसौदा समिति जो भारतीय संविधान जिन्होंने लिखा था उस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुण या कुल से बुद्ध संबंधित थे? मतलब भगवान बुद्ध जी जो थे वो इनमें से कौन से कुल से संबंधित थे? क्या वो शाक्य गण से थे, क्या वो मल्ला गण से थे, क्या कोलिया गण से थे, या फिर वो ब्रह्मा गण से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शाक्य गण के से संबंधित रखते थे कौन? महात्मा बुद्ध जी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? देखो अगर हम लोग बात करें आपसे कि ये हमारा इंडिया है, इस इंडिया के कौन पश्चिमी तट, ये वाला हिस्सा है, इधर वाला है ना, तो इस हिस्से में कौन सा है? क्या नाहवा शेवा है, पारादीप है, तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम? तो इसका सही आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इधर नाहवा शेवा। नाहवा शेवा महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई से नीचे दक्षिण में पड़ता है, तो नाहवा शेवा जो है कुछ 13 बंदरगाहों में से सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह में आता है, तो वो है नाहवा शेवा, और वो है हमारा कहाँ पर? पश्चिमी तट पर स्थित है या वेस्टर्न घाट पर स्थित है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की ये, तो ये है हमारा कि सरदेशमुखी क्या था? देखो ध्यान रखेंगे, मराठा साम्राज्य के अंदर 2 मुख्य कर थे जिनका जिक्र हमें मिलता है, एक तो चौथ कर और एक था सरदेशमुखी कर। तो सरदेशमुखी कर जो था वो पूरी उपज का, जो भी किसान का मतलब अपनी उत्पादन करते थे उस उत्पादन का या पूरी उपज का 10% हिस्सा जो था किसको देना होता था? हम दिया करते थे मराठा साम्राज्य को या फिर शिवाजी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उत्तर क्षेत्र में जमींदारों को भू राजस्व का 9 से 10% भुगतान करना होता था, उत्तर क्षेत्र में मुख्य राजस्व का, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जमींदारों को या राजस्व संग्रह को भू राजस्व का 9 से 10% देना होता था, तो ऑप्शन नंबर इज द इसका चला जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर के उत्तरी क्षेत्र में जमींदारों को भू राजस्व का 9 से 10% भुगतान जो है वो करना होगा या करना था, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 60 टॉप क्वेश्चन, और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को रंग लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाकर आगे भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक नई दिशा या फिर एक नए मुकाम तक पहुंचाने में अपनी मदद करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।